हेलो एस्पिरेंट्स। समग्र आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, इसके नाम से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक देश से दूसरे देश के बीच में आयात और निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसी का जो बही खाता होता है, ठीक है, उसी का बही खाता जो होता है, उसी बही खाते को यानी कि उसी अकाउंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें देखिए, आप जैसे नीचे ये डेफिनेशन लिखा है, भुगतान संतुलन का अर्थ है एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन। ठीक है, तो ये तो हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि किसी देश का, एक देश का दूसरे देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, ये देश वन है कोई, और ये कोई देश टू है, तो इसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या लेते हैं, हम वस्तुओं को लेते हैं, यानी गुड्स को और सर्विसेज को। ठीक है, और जो और कोई इनकम का लेन देन होता है, जैसे भाई गुड्स तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे भाई गुड्स है, मान लिया कपड़े हैं। ठीक है, भारत से जो है कपड़े का हमने निर्यात किया या कहीं से आयात किया। ठीक है, तो इसको हम कहें, ये आएगा वस्तुओं में। सेवाओं में आएगा जैसे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है, इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, और आय का होता है जैसे यहाँ से, भारत से पैसा किसी दूसरे देश में भेजा गया, इंडिया से किसने भेजा, जो इंडिया में लोग रह रहे होंगे, कोई बाहर के, अमेरिका के, वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं किसी को। ठीक है, या फिर यूएसए में कोई इंडियन रह रहा है, वहां से भारत में अपना पैसा भेज रहा है, तो इसे उसमें डाला जाएगा आय का लेन देन। ठीक है, तो इसको हमें अभी पढ़ते हैं आगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो भुगतान संतुलन को दो खातों पर दिखाया जाता है, यानी इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं। खाते मतलब अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता होता है, एक सॉरी चालू खाता होता है एक, और एक होता है पूंजी खाता। चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, और पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो तरह के खाते हैं, एक ये वाला है और एक है ये वाला। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। तो देखिए, चालू खाता यानी करंट अकाउंट में सभी वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन जो है दर्ज किया जाता है। यानी कि अगर आपने कपड़े, ठीक है, कपड़े का व्यापार किया किसी दूसरे के साथ, और सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो इनके व्यापार के कारण जो भी इनपुट आउटपुट आता है, यानी जो भी इनकम और खर्चा होता है, उसको हम जब इंक्लूड करते हैं, किसी खाते में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं चालू खाता। ठीक है, और पूंजी खाते में क्या लिखते हैं हम, ऋण और निवेश, यानी कि कहीं से कर्जा लिया हमने किसी देश से, उसको हम लिखेंगे पूंजी खाते में इंक्लूड करेंगे। किसी देश या किसी भी कंपनी ने, जैसे एप्पल है, एप्पल ने भारत में जो है इन्वेस्ट किया, तो उसे भी हम इसमें लिखेंगे पूंजी खाते में। निवेश करने का मतलब यही होता है कि वो पैसा जो है भारत में जमा कर रही है, किसी तरीके से अपनी फैक्ट्री लगा रही है या किसी और कंपनी को खरीद रही है। ठीक है, तो चालू खाते में क्या लेते हैं हम, चालू खाते में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं, सभी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन दर्ज करते हैं हम। और पूंजी खाते में लेते हैं, ठीक है, पूंजी खाते में लिया जाता है ऋण और निवेश, यानी कर्जा, और कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको हम डालेंगे पूंजी खाते में। ठीक है, दो खाते होते हैं भुगतान संतुलन के, ये यहाँ पर लिखा भी है इससे ऊपर जस्ट, कि भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब जैसे आपने इसमें पढ़ा था, उसमें राजकोषीय नीति वाले में, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी वाले में आपने पढ़ा था, करंट अकाउंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या ऐसी इनकम जो किसी तरह की देनदारी, ठीक है, देनदारी या लेनदारी, यानी कि लेना हो किसी से या किसी को कुछ पैसा देना हो, वो क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे ऋण है, कर्जा। ठीक है, तो ऋण क्या होता है, ऋण जो है वो या तो लेनदारी होगा, या तो किसी से लेना होगा आपको, या किसी को देना होगा। तो इसे, इस तरह की इनकम को हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो वहां भी यही था और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, करंट अकाउंट में डालते हैं वस्तुओं और सेवाओं को,
यानी कि जो हमने गुड्स बेची या खरीदी, ठीक है, या सर्विसेज हमने किसी को दी या फिर उनसे ली, ठीक है, तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिला या फिर गया हमारे पास से पैसा, उसे हम डालेंगे करंट अकाउंट में। और हमने कोई उधार लिया, कर्जा लिया किसी से, ठीक है, कर्जा लिया किसी ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया, इन दोनों चीजों को हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब चालू खाते को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, परेशान मत होइएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा सब। तो चालू खाते को भी फिर से दो उसमें लिया है, अदृश्य मद और दृश्य मद, यानी इनविजिबल, यानी इनटेंजिबल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इनविजिबल गुड्स होती हैं कोई, या इनविजिबल जैसे सर्विसेज हैं, भाई आपने सॉफ्टवेयर दिया है किसी को, इनविजिबल होता है वो। या फिर आप जो है जैसे एज ए टीचर है, तो टीचर जो है वो अपनी सर्विसेज देता है, वो इनविजिबल गुड्स होती है, एक तरह से इनविजिबल होती है वो चीजें, ठीक है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ऐसे आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ाई कर ली, समझ में आ गया, तो उसको हम वो आता है इनविजिबल में, ठीक है। और टेंजिबल गुड्स क्या होती हैं, या दृश्य मदें, यानी कि जो दिखती हैं, जैसे कि जूते हैं, ये जैसे बनाई है जूता, कपड़ा है, ठीक है, आम, मैंगो, ठीक है, इस तरह की चीजें, जो भी मतलब इस तरह की चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, उनको हम कहते हैं दृश्य मदें। और जो दिखाई नहीं देती हैं उनको हम कहते हैं इनटेंजिबल गुड्स, अदृश्य मदें, ठीक है, यानी इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल मदें। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो चालू खाते में दो प्रकार की मदें होती हैं, इनविजिबल और विजिबल, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम क्या होता है। तो दृश्य मद में वस्तुओं का आयात और निर्यात दर्ज होता है, वस्तुओं यानी गुड्स का। अब जैसे गुड्स है, चीनी, चावल, गेहूं, तेल, जो भी कुछ है, ऐसी चीज अगर हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, किसी देश को भेज रहे हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, दृश्य मद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम कहीं से बाहर से कुछ मंगा रहे हैं, खाद मंगा रहे हैं, कपड़ा मंगा रहे हैं, मशीन मंगा रहे हैं, वो सब किसमें आएगा, वस्तु है, दिख रही है वो, तो वो आएगा दृश्य मद में, ठीक है, क्लियर है। अदृश्य खाते में क्या आएगा, सेवाओं का आयात और निर्यात, ठीक है, सर्विसेज का। सर्विसेज का होता है कि जैसे भाई हमने जो है किसी को हॉस्पिटल की सर्विसेज दी, डॉक्टर है जैसे, ठीक है, तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता, वो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है ऐसे, ठीक है। या फिर हमने जैसे कोई साइंटिस्ट है हमारे यहाँ का, तो साइंटिस्ट ने अपनी सर्विसेज दी, तो साइंटिस्ट की जो सर्विसेज होती है वो भी दिखाई नहीं देती है, यानी कि बौद्धिक काम जो होता है वो एक तरह से सर्विसेज में आता है। तो इसीलिए उन चीज़ों को हम किस में डालते हैं, अदृश्य खाते में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि दृश्य खाते में हम क्या रखते हैं, वस्तुओं को यानी गुड्स को जो दिखाई देती हैं, और अदृश्य खाते में हम सर्विसेज को रखते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। अब जैसे अदृश्य मदों का उदाहरण है यहाँ पर दिया है, जैसे बैंक है, ठीक है, तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया व्यापार। तो यानी बैंक है, जैसे भारत का कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो है किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस में डालेंगे, किसी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार कर रहा है, दूसरे देश को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सर्विसेज है वो आएंगी अदृश्य मदों में, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं हैं, तो इन सब के द्वारा जो किया गया व्यापार होता है वो डाला जाता है अदृश्य मदों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। अब इसमें दिया है बीमा कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई सर्विसेज दे रही है किसी देश को, या किसी देश से सर्विसेज ले रही है, तो इसको भी अदृश्य मदों में डालेंगे। जहाज रानी, यानी कि जो जहाज रानी का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई रानी वानी की बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो शिपिंग कंपनी है, जहाज रानी मतलब शिपिंग, पानी का जो जहाज होता है, तो शिपिंग जो कंपनीज हैं, अब शिपिंग कंपनी जो है किसी दूसरे देश का सामान या किसी और कंपनी का सामान जो है आना जाना कर रही है, उसको ले जा रही है, तो वो क्या लेगी, किराया लेगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो सर्विसेज में आएगा, ठीक है। शिपिंग कंपनी जो है कोई किराया ले रही है, वो आएगा सर्विसेज में, यानी कि अदृश्य मदों में। एयरलाइंस है, इसकी भी सर्विसेज आएंगी अदृश्य मदों में। इंजीनियर, डॉक्टर, इनकी सबकी सेवाएं जो हैं, इनसे प्राप्त इनकम, ठीक है, और इनके जो खर्चे होते हैं वो सब आएंगे अदृश्य मदों में। ऐसे विद्यार्थी है, यानी स्टूडेंट है, जैसे इंडिया का कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने गया विदेश में,
तो इंडिया का कोई स्टूडेंट जो है विदेश में पढ़ने गया है, तो वो जो सर्विसेज ले रहा है वहाँ पर, उसके बदले कुछ पैसे दे रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम किस में डालेंगे, अदृश्य मदों में, इंटेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल खाते में डालेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार पर्यटक है। अब पर्यटक वाला थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे टूरिस्ट है, अब टूरिस्ट इंडिया में आता है मान लिया, तो उसने यहाँ पर आके होटल बुक किया या कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आ जाएगा अदृश्य मदों में, ठीक है। ब्याज लाभ, ब्याज से जो लाभ होता है, हमने मैं किसी को कर्जा दिया था, उससे जो हमें ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भाई जो ब्याज लाभ है उसको पूंजी खाते में नहीं रख रहे हैं हम। अब ये भी ध्यान रखिए कि जो करंट अकाउंट है, चालू खाता, ठीक है, उसी के भाग हैं ये, करंट अकाउंट के भाग हैं दृश्य मदें, यानी टेंजिबल और अदृश्य मदें। अभी हम पूंजी खाते की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपने अभी पढ़ा, बीओपी जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है चालू यानी करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल करंट अकाउंट जो है उसका भाग है ये, वो सॉरी करंट अकाउंट जो है ना, ये करंट अकाउंट है, इसके भाग हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट के जो दो खाते हैं, उप खाते हैं, जो दृश्य और अदृश्य। तो ब्याज लाभांश जो होता है ब्याज लाभांश जो होता है उसको हम डालते हैं अदृश्य मदों में, यानी कि करंट अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नहीं रखते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वीडियो एक दो बार देखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ब्याज लाभांश है उसको हम डालेंगे करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट के अदृश्य मदों में डालेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट। ये पूछा जाएगा आपसे कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा क्या होता है, दृश्य मद के आयात और निर्यात के अंतर को, यानी कि जो गुड्स बेच रहे हो आप, ठीक है, गुड्स यानी जूता चप्पल कपड़ा साबुन तेल, जो भी विदेश में आप निर्यात कर रहे हो, भेज रहे हो विदेश, ठीक है, या विदेश से खरीद रहे हो, तो इसका जो खाता बनता है उसे कहते हैं हम, ठीक है, इसकी वजह से जो खाता बनता है उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट में डालते हैं उसे हम। और ये दृश्य मदे हैं, तो इनके जो आयात और निर्यात के कारण जो घाटा होता है उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा, यानी गुड्स के आयात निर्यात के कारण जो घाटा होता है। घाटा कैसे होगा भाई, आपने सामान जो है भेजा कम, निर्यात कम किया और आयात ज्यादा किया, तो घाटा हो गया आपको, ठीक है। आयात का मतलब होता है मंगाना सामान, आयात है, आयात का मतलब है, इंपोर्ट का मतलब है सामान मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब है सामान बेचना, ठीक है। तो आपने सामान बेचा कम, मंगाया ज्यादा, तो घाटे में तो रहेंगे आप, ठीक है। तो जब दृश्य मद के आयात और निर्यात के अंतर को हम कहते हैं व्यापार घाटा। अब चालू खाते का घाटा क्या होता है, चालू खाते के लेन देन के अंतर को चालू खाते का घाटा कहते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या बात हुई, तो चालू खाते में देखिए क्या होता है, दो चीजें आती है, अभी हमने पढ़ा जस्ट कि दृश्य यानी विजिबल गुड, विजिबल जो चीजें होती हैं, और इनविजिबल जो चीजें होती हैं, यानी जो सर्विसेज होती हैं। जैसे ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए बार बार पढ़ें, खूब पढ़ें, क्या परेशानी है इसमें, है ना, खूब पढ़ते रहें, ठीक है। तो दृश्य मदों में आता है गुड्स, अदृश्य में आता है सर्विसेज। तो चालू खाते में आएगा दृश्य गुड्स, और दूसरा है अदृश्य, ठीक है, दोनों चीजें आती हैं चालू खाते में। अब व्यापार अगर पूछा जाए कि व्यापार घाटा क्या होता है, तो केवल दृश्य मद के आयात निर्यात से जो घाटा होता है उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा, ठीक है। और अगर जो दृश्य और अदृश्य मदों के व्यापार से जो घाटा होता है उसे हम कहते हैं चालू खाता का घाटा। आगे बढ़ते हैं अब हम भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना। अब यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दृश्य मदे और अदृश्य मदे, ठीक है, इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल वो कहेंगे इसको अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें वस्तुओं का है, वस्तुओं का आयात निर्यात है, ठीक है, और इसमें सेवाओं का आयात और निर्यात है, एक पक्षीय हस्तांतरण यानी ब्याज का भुगतान,
ठीक है, ब्याज का भुगतान जो है, ब्याज हमें दिया किसी ने या हमने किसी को दिया, तो इसको हम कहेंगे एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चालू खाता जो है वो क्या होता है भुगतान संतुलन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें दिया है कि चालू खाता तथा पूंजी खाते में होने वाले सभी व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सभी ट्रांजैक्शंस को मिला के हम कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की संरचना पढ़ लेते हैं अब हम, कि भुगतान संतुलन का जो पूंजी खाता होता है वो क्या होता है। पूंजी खाते में क्या क्या आता है, विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अभी इसको भी समझेंगे कि ये क्या होता है, और विदेशी संस्थागत निवेश ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो विदेश से निवेश हो रहा है भारत में, उसको हम डालेंगे पूंजी खाते में। उधार है, किसी से हमने उधार लिया, उसको भी हम पूंजी खाते में डालेंगे। और कोई अन्य जमाएं हैं, जैसे एनआरआई लोग हैं, भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं, वो जमा करते हैं पैसे भारत में, तो वो भी जो है पूंजी खाते में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार वो बता दूं कि भुगतान संतुलन बीओपी में क्या आता है। बीओपी में आते हैं दो प्रकार के खाते। ठीक है, एक आता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और एक आता है पूंजी खाता। ठीक है, चालू खाते को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं, दृश्य और अदृश्य। ठीक है, दृश्य में हम डालेंगे गुड्स यानी जो वस्तुएं हैं जो दिखती हैं, ये है ना, गुड्स, और अदृश्य में डालेंगे सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार के खाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में डाल दो फिर से बांटते हैं उसको, दृश्य मदे और अदृश्य मदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो पूंजी खाता अगर समझना है तो इसे जस्ट ऊपर दिया गया है पूंजी खाते में क्या क्या चीजें आती हैं, विदेशी निवेश, उधार, अन्य जमाएं। आगे बढ़ते हैं अब हम विदेशी विनिमय कोष यानी फॉरेन, हमारे पास मतलब इसको कहा जाएगा कि जैसे भारत है, भारत के पास विदेशी मुद्रा कोष का समझ लीजिए, विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, वो कितना है, उसी को हम जो है बोलते हैं विदेशी विनिमय कोष। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज शामिल होता है, इसमें दिया गया है भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है ये देख लीजिए, विदेशी मुद्रा यानी जैसे डॉलर, ठीक है, पाउंड, ठीक है, ये सब चीजें जो आती हैं विदेशी मुद्रा हैं। ये भारत के पास जो है विदेशी मुद्रा, उनको हम किस में रखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में। फिर विशेष आहरण अधिकार, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर, इसको अभी मैं बताऊंगा आगे, है ना। बुलियन कोष यानी रिजर्व बैंक के पास जमा सोना, अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि भारत जो है वो 100 टन सोना जो है लंदन से लेकर भारत आया है, तो वो बुलियन ही है, वो भारत का ही था, ऐसा नहीं है कि किसी और का था। ठीक है, वो हमारा ही सोना था, हमने जो है लंदन लंदन के बैंक में रखा था। ठीक है, लंदन में रखा हुआ था हमारा सोना, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो बस हमने रखा था वहां पर सिक्योरिटी की पर्पज से कि भाई अगर कभी भारत में कोई समस्या आती है, कोई आपदा आती है, तो हमारा कुछ सोना, जैसे हम घरों में रखते हैं कि भाई थोड़ा पैसा जो है इस जगह रखते हैं, थोड़ा पैसा उस जगह रखते हैं, वही सेम चीज थी वो। ठीक है, तो लंदन हम जो है अपना पैसा सोना जो है हमारा रिजर्व बैंक के पास जो सोना होता है उसे हम कहते हैं बुलियन कोष। ठीक है, अब है विदेशी प्रतिभूति कोष, तो ये चार चीजें शामिल होती हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। विदेशी प्रतिभूति कोष यानी विदेशी कंपनियों के शेयर, और डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब होता है एक तरह से हिस्सेदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें दिया है कि रिजर्व बैंक जो है देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है। आगे एक और आगे बढ़ते हैं अब हम, और अभी मैंने जैसे बोला था कि एसडीआर में बताऊंगा कि एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आहरण अधिकार, आहरण मतलब निकालने का अधिकार।
तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की जो है करेंसी है। इसे जो है 1969 में अपनाया था आईएमएफ ने। ठीक है, तो इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि भाई ये एसडीआर जो है वो क्या है। एसडीआर जो आईएमएफ की मुद्रा है, आईएमएफ ने कब अपनाया था इसको? 1969 में। इसे जो है पेपरलेस, वो सॉरी पेपर करेंसी भी कहते हैं। यानी कि जो है कोई ऐसा नहीं कि दिखेगी आपको, कोई नोट नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि कोई नोट छाप रखा है आईएमएफ ने, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसे कहा जाता है पेपर करेंसी। ठीक है, यानी केवल अकाउंट में होती है ये। लेखा मुद्रा, लेखा मुद्रा में केवल अकाउंट में लिखी जाती है बस ये। और कृत्रिम मुद्रा भी कहते हैं, ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कृत्रिम मुद्रा क्या है, तो एसडीआर जो होती है उसे कहते हैं कृत्रिम मुद्रा। ठीक है, अब इसको जो है आईएमएफ जो है वो कैसे डिसाइड करता है, आईएमएफ जो है वो कैसे इसकी वैल्यू डिसाइड करता है, तो उसके लिए है यहाँ पर कि इसका मूल्य यानी इसकी जो एक एसडीआर कितने डॉलर के बराबर होगा, एक एसडीआर जो है कितने डॉलर के बराबर होगा, ये डिसाइड होता है इसकी बास्केट करेंसी में। इसकी एक बास्केट है, उसमें कई सारी करेंसी रखी है इन्होंने, 4-5 करेंसी, उनके औसत भार से। ठीक है, ये भार है, औसत भार के आधार पर इन इसकी जो वैल्यू है एसडीआर की, एक एसडीआर कितने डॉलर के बराबर होगा ये डिसाइड किया जाता है जो बास्केट करेंसी है उसमें शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि अभी जो है जो बास्केट ऑफ करेंसी है, ठीक है, उसमें कितनी मुद्राएं शामिल हैं? 5 मुद्राएं शामिल हैं, ये क्वेश्चन होता है। और कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? अमेरिकी डॉलर, जापान का येन, ठीक है, यूरोप का यूरो, ब्रिटिश का जो है पाउंड स्टर्लिंग, एक ही है ये, पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, और चीन का रेमिनबी, ये अभी हाल फिलहाल में ही शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कि करेंसी का एक्सचेंज। अब जैसे ये रुपया है, रुपए को डॉलर में बदलना या फिर डॉलर को रुपए में बदलना, इसी को कहा जाता है मुद्रा की परिवर्तनीयता। ठीक है, इसको हम समझते हैं ये क्या है। ये ऐसा गुण है जिसके माध्यम से मुद्रा को अन्य तरल माध्यमों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि किसी भी स्रोत से आने वाली विदेशी मुद्रा तथा किसी भी रूप में जाने वाली घरेलू मुद्रा के आवागमन को पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अब आप ये समझिए, जैसे रुपया है, आप विदेश जा रहे हैं तो रुपए के बदले जो है आप डॉलर लेके जाना चाहेंगे। ठीक है, रुपए के बदले आप चाहेंगे डॉलर मिल जाए आपको जब आप विदेश जाएंगे। ठीक है, और अगर विदेश से आ रहे हैं तो आप चाहेंगे, ठीक है, तो आप अगर विदेश जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि रुपए के बदले आपको डॉलर मिल जाए, रुपया दिया आपने और उसके बदले डॉलर मिल जाए आपको, तो यही एक तरह से परिवर्तनीयता। तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितना भी रुपया जो है आपने दे दिया किसी भी बैंक को और उसके बदले जो है डॉलर उठा लिया आपने, ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसको जो है अब अगर कहा जाए कि भाई कोई करेंसी यानी रुपया अगर पूर्ण परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय यानी फुल्ली कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय, ठीक है, यानी फुल्ली कन्वर्टिबल है, तो उसे कहा जाएगा यानी कि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है वो, बस यानी मार्केट, बाजार में जो प्रचलित भाव है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रहा है, ना तो उसमें आरबीआई का रोल हो रहा है ना ही गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि अब इसमें ये दिया गया है, ये क्वेश्चन भी है कि भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता 19 अगस्त 1994 को चालू खाते में यानी कि व्यापार के लिए यानी कि ट्रेड के लिए जो है उसी में जो है रुपए को पूर्ण कन्वर्टेबल माना गया है, पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से जो है रुपया चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय है? 1994 से। लेकिन परंतु पूंजी खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अभी भी यह आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। यानी कि अगर बात होगी पूंजी खाते की, ठीक है, तो पूंजी खाते के लिए जब बात होगी यानी कि पूंजी खाता यानी कि पूंजी खाते का मतलब ये होता है कि जब ढेर सारे रुपए की जरूरत है कन्वर्ट करने के लिए, यानी किसी की उधारी चुकानी है या कहीं से जो है पैसा निकाल के ले जाना है, तो उसको जो है तब जो है रुपया जो है
पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे अब पूंजी खाते में क्या आता है, देखिए विदेशी निवेश आता है। आप दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं कि पूंजी खाते में क्या आता है, विदेशी निवेश। ठीक है, तो पूंजी खाते में आता है विदेशी निवेश। अब अगर कोई विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे एप्पल है, एप्पल कंपनी जो है विदेशी निवेश कर रही है भारत में, अगर वो चाहती है कि अपना पैसा सारा का सारा डॉलर, वो सारा का सारा रुपया जितना भी है भारत में रुपया, उसने जितना भी रुपया कमाया है, जितना भी रुपया उसके पास है, सब जो है डॉलर की फॉर्म में ले जाना चाहती है वो। ठीक है, वो एप्पल कंपनी चाहती है कि सब जो है डॉलर में बदला जाए और लेके घर चले जाएं, तो ऐसा अलाउड नहीं है भारत में। इसी को कहा जाता है पूंजी खाते के संदर्भ में भारत में रुपया जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, केवल चालू खाते के संदर्भ में बनाया है। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का आयात निर्यात आप कर सकते हो। ठीक है, उसी के लिए जो है रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है केवल चालू खाते में। आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन यहीं पे सिर्फ इतना ही है कि आप ध्यान रखें कि चालू खाते में जो है रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है, पूंजी खाते में आंशिक रूप से है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई तारापुर समिति जो है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है पूंजी खाते में रुपए को पूर्णतः परिवर्तनीय बनाने से है। ठीक है, परिवर्तनीय आप लोग इतना मुश्किल हिंदी शब्द नहीं है, कन्वर्टेबल है इसका मतलब, कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब रुपए को जो है पूंजी खाते में अगर हम पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दें तो उससे क्या लाभ होगा, हमें प्रॉफिट क्या होगा? इससे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा, भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई एप्पल कंपनी है, अब उसका मन है कि भारत से जो जितना भी रुपया उसने कमाया है भारत में, वो सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करे वो और अपने घर ले जाए यूएसए में। लेकिन भारत में ऐसा अलाउड नहीं है, तो इसीलिए एप्पल कंपनी भारत में पैसा लगाने से पहले सोचेगी कि भाई मुझे मिलेगा तो है नहीं वापस एकदम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर रुपया जो है पूंजी खाते में परिवर्तनीय बन गया तो विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का शेयर बाजार जो है वो क्या होगा, एक वैश्विक शेयर बाजार बन जाएगा। ठीक है, और इससे भारत के शेयर बाजार में स्थिरता भी आ जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। और इससे क्या होगा, भारत की जो कंपनियां हैं उनको पूंजी से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी उनकी। हम देखिए शेयर मार्केट जो होता है वो बेसिकली होता किस लिए है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। शेयर मार्केट होता इसीलिए है कि शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट के माध्यम से यानी शेयर मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी जो अपने उसके लिए यानी कि उसके एक्टिविटीज के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए जो है वो पैसा जुटाती है। ठीक है, वो एक बॉन्ड पेपर जारी करती है, एक पेपर जारी करेगी, उस पर लिख देगी कि भाई इतना पैसा जो है मैंने इनसे लिया है, और बदले में पैसा ले लेगी आपसे। तो यही है एक तरह से शेयर। तो भारत की जो कंपनियां हैं उनको जो है विदेशों से भी पैसा मिल सकता होगा फिर। क्यों? क्योंकि रुपया जो है पूर्णतः कन्वर्टेबल हो जाएगा चालू पूंजी खाते में तब। आगे बढ़ते हैं, पूंजी खाते को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने के बाद भारतीय कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाना और विदेशी ऋण प्राप्त करना अधिक आसान हो जाएगा। वो एक ही बात है ये। ठीक है, यानी कि जब विदेश के लोग जो है वो देखेंगे कि भारत में पैसा लगाना और निकालना दोनों आसान है, तो वो भारतीय कंपनियों को ऋण भी देंगे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने से संकट यानी उसके नुकसान क्या है, हानि क्या है उसकी, अगर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया जाए तो। अब जैसे भारत में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है भारत का। तो इसकी वजह से डर है कि कहीं भारत के ही जो पूंजीपति हैं वो विदेशों में जाके ना बस जाएं। ठीक है, यानी कि भारत की ही जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, अब यही जो है सोचे कि ठीक है भारत में तो पैसा जो है कभी भी मैं पूरा पैसा निकाल के हमें कहीं और बच जाऊं, जाके दुबई उबई में बच जाऊं, क्योंकि भारत में जो है स्थिति सही नहीं लग रही है मुझको। तो वो जो है ऐसा कर सकते हैं अगर पूंजी खाता जो है पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया जाए तो पूंजी खाते में रुपए को। और ग्रीस और इटली जैसा जो है उसकी तरह भारत में भी डबल डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, यानी कि एक बार डिप्रेशन आया, रिसेशन, दोबारा से रिसेशन आ गया। ठीक है, यानी कि डबल रिसेशन हो गया। रिसेशन का मतलब आर्थिक मंदी। आगे बढ़ते हैं अब हम भारत में विदेशी निवेश, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि विदेश स्थित किसी संस्थागत निवेशक द्वारा भारत में
किया गया निवेश, यानी भारत में किया गया इन्वेस्टमेंट। अब ये भी ध्यान रखिए कि भारत में व्यक्तिगत निवेशकों को निवेश की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जो बिल गेट्स है, जैसे बिल गेट्स जो है वो ना अपना पैसा लेकर आए और भारत में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है। वो किसी कंपनी के थ्रू ही, किसी कंपनी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकता है भारत में, ठीक है। ऐसा ये अलाउड नहीं है भारत में किसी व्यक्तिगत निवेशक को, ठीक है। कंपनी के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही भारत में पैसा कोई जमा लगा सकता है, कोई कंपनी खड़ी कर सकता है, इसका ये मतलब है। और विदेशी निवेश जो है भारत में दो रूपों में आता है, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है? शेयर मार्केट है या बॉन्ड है, ठीक है। शेयर या बॉन्ड, इनके थ्रू जो है भारत की कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। और एफडीआई क्या होता है कि भारत में ही कोई कंपनी स्थापित कर दी जाए, भारत में कोई कंपनी स्थापित कर दी गई, ठीक है। भारत में जो है विदेशी ने कोई कंपनी खोल ली आके, जैसा मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ एप्पल, तो एप्पल ने जो है भारत में कोई कंपनी खोल ली आके, तो उसे कहा जाएगा एफडीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये समझाया गया है कि एफपीआई क्या है? ऐसा निवेश जो किसी कंपनी के शेयर के रूप में आए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, जिसने पैसा लगाया है, उसको जो है कंपनी के डिसीजन में, जो जिस भी कंपनी में उसने पैसा लगाया है उसके डिसीजन में उसको कोई भी रोल नहीं होता है उसका, ठीक है। यह निवेश शेयर बाजार के माध्यम से आता है। क्लियर हो गया एफपीआई। एफडीआई समझते हैं अब हम। एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है तथा मैनेजमेंट में भाग लेता है, ठीक है। अब इसे दो भागों में बांटा गया है, ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड का जहां भी ध्यान रखिए, जहां भी ग्रीन फील्ड लिखा जाता है, यानी घास के मैदान पे कोई काम हुआ है, तो ये कहा जाएगा नई कंपनी, ठीक है। ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि पहले से कोई पुरानी कंपनी जो है उसको खरीदा उसने और या उसमें जो है इन्वेस्ट किया। तो अगर कहा जाए कि भाई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है, तो कहा जाएगा कि किसी नई कंपनी को खड़ा करना या नई कंपनी में इन्वेस्ट करना, उसे कहा जाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाएगा जब किसी पुरानी ही कंपनी में पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया है, पैसा लगाया गया है या पुरानी कंपनी खरीदी गई है, तो उसे कहा जाएगा ब्राउन फील्ड एफडीआई। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यहाँ पर ये भारत ने डिसाइड कर दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि किसी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदने पर उसे जो है एफपीआई, उस एफपीआई को एफडीआई कह दिया जाता है। यानी कि किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने, उसने जो है किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, ठीक है, 10% से अधिक शेयर खरीद लिए, तो उस एफपीआई का नाम हो जाएगा एफडीआई। है उसे एफडीआई के तौर पे गिना जाएगा भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये है अगला टॉपिक है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन तो यानी कि करेंसी का डिवैल्यूएशन ही है। इसका मतलब ये होता है कि रुपया और डॉलर, ठीक है, रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में नीचे गिरा दिया गया, रुपए की वैल्यू कम कर दी गई। यानी कि पहले एक रुपया जो है, मान लिया $50, ओ सॉरी $1, ठीक है, ये उल्टा हो गया है ना। यहाँ पे पढ़ते हैं $1 मान लिया रुपए 50 रुपए के बराबर था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने किया कि अब $1 जो है, गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान कर दिया है कि अब $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर हो गया है, तो इसे कहा जाएगा डिवैल्यूएशन। ये गवर्नमेंट खुद करती है, जानबूझ के करती है मुद्रा के मूल्य में कमी, तो इसे कहा जाएगा डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। इसको क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाता है और इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, यानी विदेशों से सामान मंगाना महंगा हो जाता है और सामान बेचना सस्ता हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम बेचेंगे अधिक, ज़्यादा बेचेंगे, तो हम जो है प्रॉफिट में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। खरीदेंगे ज़्यादा तो हम नुकसान में रहेंगे। तो जब हमें दिखता है कि भाई हमारा जो है हम घाटे में जा रहे हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है भारत में 4 बार किया जा चुका है, सितंबर 1949 में, जून 1966 में
और 1991 में जो है 2 बार किया गया था, 1 जुलाई को किया गया और फिर तुरंत ही 3 जुलाई को कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। मुद्रा, ये तो बता ही दिया मैंने, व्यापार घाटे को दूर करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार घाटा दूर होता है। अधिमूल्यन क्या होता है? अधिमूल्यन का मतलब ये होता है कि रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ा दी जाए। ठीक है, रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ गया, उसे कहा जाएगा अधिमूल्यन। ठीक है, वैल्यूएशन। अब है मुद्रा मूल्य का ह्रास। अब जैसे इसमें भी यही होता है कि डॉलर और रुपया, उन्हीं का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर ह्रास का मतलब हो रहा है रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में गिर गया। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है? खुद ही हो रहा है अपने आप। ठीक है, बाजार की शक्तियों के द्वारा, यानी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो बाजार की शक्तियां मतलब मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति का मतलब ये होता है कि भाई जैसे अगर ज़्यादा लोग जो है डॉलर निकाल निकाल के ले जा रहे हैं भारत से भारत की जो फॉरेन रिजर्व है उसमें डॉलर रखा हुआ है, ज़्यादा लोग जो है निकाल निकाल के ले जा रहे हैं बाहर। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा, उसकी वजह से रुपए की जो कीमत है गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, रुपए की जो है कीमत गिर जाएगी, तो उसकी वजह से जो है मुद्रा मूल्य का ह्रास हो जाता है। और इसी रुपए में गिरावट, इसी गिरावट को कहा जाता है मुद्रा मूल्य का ह्रास। अब यहाँ पर यह बताया गया है मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। और मुद्रा का मूल्य ह्रास ये बाजार शक्तियों के अधीन होता है, यानी ऑटोमेटिक होता है, खुद ही हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ये हो जाता है खुद ही। आगे बढ़ते हैं अब हम। फेरा और फेमा। अब फेरा का मतलब क्या है? फेरा का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कब बनाया गया है? 1947, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यानी कि जैसा भी मैंने जस्ट पहले बताया कि रुपया और डॉलर वो बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि भाई रुपया जो है वो गिरता चला जाए लगातार, इससे क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए हमने बनाया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कि एक लिमिट में जो है फॉरेन एक्सचेंज हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही हो और उस ज़रूरत पे चेक भी किया जा सके। तो 1947 में बनाया गया था। अब 1 जून 2000 से फेरा के स्थान पर फेमा आ गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये क्वेश्चन है कि भाई फेमा जो है कब बना? 1999 में। लागू कब हुआ? 2000 में। ठीक है, और फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब पूछा जाए आपसे कि फेमा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, यानी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को कंट्रोल करना। ठीक है, यह है फेमा का मुख्य उद्देश्य। अब ईडी जो है आजकल चर्चा में खूब रहता है, ईडी। तो ईडी का जो काम है वो यही काम है कि फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखना। ठीक है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो काम है वो यही काम है कि विदेशी मुद्रा जो है उसको संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि हमारे पास से सारी विदेशी मुद्रा चली जाए, खत्म हो जाए, फिर क्या होगा कि विदेश के लोग, जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी जो देश हैं, दूसरे देश हैं, वो हमें क्या होगा? सामान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सामान के बदले हमसे लेते हैं डॉलर, डॉलर के बदले ही सामान देते हैं। अगर डॉलर हमारा हो गया ख़त्म, जीरो हो गया, तो वो हमें सामान देना बंद कर देंगे। तो हमें डॉलर भी संभाल के रखना होता है, खास तौर से यही समझिए आप अभी, है ना। और ईडी और किसके तहत काम करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के लिए भी इसी के तहत काम करता है। इससे उसको शक्तियां मिलती हैं ईडी को। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? यानी कि धन शोधन, यानी कि पैसा जो है वो काला धन, खास तौर से समझिए जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को विदेशों में जो है भेज के उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी उसको दिखा दिया जाता है कि भाई उससे वो जो है सही तरीकों से अर्निंग है, सही सोर्स से, राइट सोर्स से अर्निंग हुई है वो। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर जो है काले धन को दिखा दिया जाए कि राइट सोर्स से अर्निंग है, कि भाई किसी सही माध्यम से अर्निंग हुई है, तो उसे कहा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग।
तो ईडी को जो है इसकी ले शक्तियाँ मिलती हैं, इसीलिए ईडी को इतनी पावरफुल जो है माना जाता है, क्योंकि उसको जो है प्रूफ करना पड़ता है, जिसको पकड़ लिया ईडी ने उसी को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला चैप्टर भी पूरा हो गया है आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी देखेंगे उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।